सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। मुख्यतः 3 तरह के समाकलन के सवाल हम पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन द्वारा पढ़ेंगे, खंडश द्वारा पढ़ेंगे और आंशिक भिन्नों वाले हम सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। समाकलन करना है हमें ax प्लस b, और समाकलन को कहते हैं इंटीग्रेशन। इसलिए हम जितने भी सवाल समाकलन होते हैं उन्हें मानते हैं आई। हमेशा अब हमने बताया अभी कुछ देर पहले आपको कि समाकलन प्लस और माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो 2 पद यहाँ जुड़ रहे हैं, तो पहले समाकलन होगा ax का और फिर समाकलन होगा b। कोई दिक्कत? समाकलन का निशान है वो ये होता है, ये पूरा मिलकर समाकलन बनता है और बीच में लिखा जाता है फंक्शन जिसका हमें समाकलन करना है। अब याद समाकलन में जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, बचा x। यहाँ कांस्टेंट बाहर आएगा तो एक ही बचेगा। ठीक, एक का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, हमेशा याद रखना वो x होता है, प्लस c लग जाएगा। सी तो हमने बता दिया ना, कांस्टेंट लगता ही लगता है। एक का समाकलन क्या होता है? क्योंकि x का अवकलन क्या होता है? x के सापेक्ष x का अवकलन करो तो कितना आता है? 1 आता है। तो 1 का समाकलन क्या आएगा? x आएगा। ये आया a, और x का समाकलन क्या होगा? x की घात 1। क्या है सूत्र हमारे पास? यही है ना? मैं लिख देता हूँ यहाँ, क्योंकि शुरू में सूत्रों में दिक्कत होगी। x की घात n का समाकलन करेंगे, वो आएगा n + 1/n। x की घात में 1 जोड़ो, जितना x की घात आई है वो नीचे कितना हो गया? ax² प्लस bx प्लस ये हो गया 6। ठीक, अभी इसमें प्रतिस्थापन नहीं। ठीक, अब देखते हैं ये सामान्य विधि से मैं देखते हैं। अभी जो प्रतिस्थापन का रोल आया वो कैसे आएगा? ये i बराबर अगेन, इसे करेंगे हम बाय सब्स्टिट्यूशन में। यानी प्रतिस्थापन विधि, इसको सब्स्टिट्यूशन में करते हैं। ये हमारे पास ax प्लस b dx, माना ax प्लस b को हम मान लेते हैं y। ठीक, अब इसका करिए अवकलन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। करो, कितना आएगा? a x का 1 हो गया प्लस b का 0 बराबर dy/dx। इसको इधर ले आओ, कितना आ जाएगा? a बराबर dy/dx। कुल मिला के a dx किसके बराबर आ गया? dy के, और dx किसके इक्वल आ गया? 1/a। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप इस समीकरण में प्रतिस्थापित करिए। समीकरण 1 में dx का मान कितना आ रहा है? 1/a dy, और इस पूरे का मान कितना है? समीकरण 1 में dx तथा इसका मान ax प्लस b का मान प्रतिस्थापित करें। जैसे ही प्रतिस्थापित करेंगे हमारे पास आ जाएगा i, ये y, और ये कितना आ गया? dy/a। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया 1/a, क्या बचा? y। और y का अवकलन कितना होता है? y² प्लस हुआ क्या? ये जो हमारा ax प्लस b था, हम ax प्लस b का अवकलन तो जानते नहीं थे। हमने क्या किया? इसको प्रतिस्थापित किया y से, और प्रतिस्थापित करने के बाद जो व्यवस्था बनी उसमें y का अवकलन समाकलन हम जानते हैं। y का समाकलन कितना होगा? y की घात 1 है, तो y 1 + 1/1 + 1। अब यहाँ y का वैल्यू रखो, कितनी y की वैल्यू? ax प्लस b होल स्क्वायर 2 कितना होगा? 1/2a इंटू ax प्लस b होल स्क्वायर प्लस ये इसका। इन दोनों के मानों में आपको थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ आ रहा है a इंटू a² प्लस bx प्लस c, और यहाँ ये आ रहा है। ठीक है, इसका जरा पूर्ण रूप खोलो,
1/2 कितना हुआ a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2axb प्लस c 1/2 अंदर डालना, जब 1/2 अंदर a से a करके कितना हो जाएगा ये 1/2 ax स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2a प्लस 2a से 2a करके कितना हो गया bx प्लस यहाँ क्या बनाइए 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी। ये जो है बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, इसको नया कांस्टेंट बना दो, इसको लिख दो डैश, क्योंकि जो समाकलन है उस समाकलन में हम कांस्टेंट के मान पर ध्यान नहीं देंगे, समाकलन उसे हम कांस्टेंट लिखते हैं। जब हम डेफिनेट इंटीग्रल में पहुंचेंगे, इंडेफिनिट पढ़ने के बाद ये इंडेफिनिट पढ़ना है, उसमें फिर पॉइंट टू पॉइंट बात करें। ठीक है, यहाँ पर किताब में जो आप आंसर निकालोगे, जैसे हमने आंसर निकाला, तो आपका आंसर कई बार किताब से मैच नहीं करेगा। और कौन सा टर्म मैच नहीं करेगा? कांस्टेंट वाला, एक्स वाला जो टर्म होगा पूरा पूरा मैच करेगा। तो आप समझ जाना कि एक्स वाला टर्म अगर पूरा पूरा सेम है तो आपका सवाल सही है। कहीं ना कहीं कांस्टेंट में उसने सवाल करने के तरीके को अलग तरीके से, इसीलिए मैंने ये करके दिखाया। जब मैंने इस तरीके से किया तो सवाल आंसर कुछ और आया, कहाँ है? ये आया, ये वाला। जब मैंने इस तरीके से किया तो आंसर कुछ और आया, लेकिन आंसर कुछ और नहीं है। क्या बदला है आपका? कांस्टेंट को तो वो सी कहता है ना, सी तो वैसे ही अननोन है, हम उसे सी डैश लिख देंगे, नया अननोन बना देंगे, क्योंकि उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं हमारे सामने। उसकी वैल्यू तो जब डेफिनेटिव हमें लिमिट दी होगी तब हम ज्ञात कर पाएंगे, तब तक हम उसे